Good morning, everyone. First of all, we'll be starting with your chapter that is Business and Commercial Knowledge. Business and Commercial Knowledge. This is your first chapter. You can expect, and obviously you'll be expecting a lot of MCQ questions from this chapter. Slowly and gradually हम बातें करेंगे इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स के बारे में. We'll be talking about income, earn जो आप कर रहे हो, spending habits के बारे में. We'll be talking about economic and non-economic activities के बारे में. हम बातें करेंगे types of organizations and forms of organization के बारे में. फिलहाल पहले हम बात करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग. आप पैसा कमाते हो, अर्न करते हो, दैट इज योर फॉर द पर्पस ऑफ लाइवलीहुड. इनकम अर्न कर रहे हो. अब वो इनकम को आप कैसे स्पेंड करोगे, दैट इज वेरी मच एसेंशियल. ओनली अर्निंग इज नॉट एसेंशियल. स्पेंडिंग द सेम, इन्वेस्टिंग द सेम फॉर द पर्पस ऑफ लाइवलीहुड, उसके बारे में या उसके ऊपर भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है. हम बातें करेंगे बिजनेस किस स्तर पे, किस लेवल पे डिवाइड और बाइफरकेटेड है. ठीक है. साथ ही साथ हम बातें करेंगे यहाँ पे कितना ह्यूज कमर्शियल ट्रांजैक्शन का रोल होता है रोजमर्रा की जिंदगी में, ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, और उसका क्या रेलेवेंस होता है उसके लाइवलीहुड पे. फिलहाल देखिएगा, ह्यूमंस एंगेज देमसेल्व्स बिटवीन वर्क एंड लाइफ. We work to earn income. We spend the income for the sustenance of the self and family. In the process daily, we engage into numerous transactions and exchange our income for buying various goods and services. कहने का तात्पर्य यह है, रोजमर्रा की जिंदगी में कई स्तर पे कई ट्रांजैक्शन हम जाने अनजाने में एंटर करते हैं जो कि कमर्शियल रूप का होता है. उसका क्या रेलेवेंस है उसके बारे में बात करेंगे. बात करेंगे हम डोमेन्स ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के बारे में. डोमेन्स ऑफ BCK, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज. लिखने का हम टाइम देंगे, पहले बोर्ड पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा. पहला, इट इज वास्ट. वास्ट मतलब बड़ा, ह्यूज. बिजनेस को वास्ट नाम या ह्यूज क्यों दिया गया है? हर इंसान काम करता है अपने अपने स्तर पे. एक किराने वाला, एक जनरल स्टोर वाला काम कर रहा है, वही सामान मॉल में भी बिक रहा है, वही सामान आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन द्वारा भी मिल रहा है. फर्क क्या है मेरे को बताना. एक जनरल स्टोर वाला जो सामान बेच रहा है, क्या सुविधाएं कस्टमर को उपलब्ध हैं? अगर आप एक जनरल स्टोर से सामान लेते हो तो क्या सुविधाएं उपलब्ध है? नजदीकी है, क्विक मिलेगा, ठीक है, और कुछ क्रेडिट मिलेगा. जरूरी नहीं है कि आप उसी समय उसको पेमेंट दो. वीकली या मंथली ट्रांजैक्शन का क्रेडिट वो आपको अलाउ करता है. सिमिलरली मॉल्स में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं उनका क्या रेलेवेंस है? डिस्प्लेड रहते हैं, वैरायटी या रेंज ऑफ प्रोडक्ट में से आप चुन सकते हो. हालांकि क्रेडिट फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल एज सच जो कि आपको जनरल स्टोर्स में या आपके कॉन्टैक्ट से जो अवेलेबल होती है वो सुविधा उपलब्ध नहीं है. और अगर रिटेल आउटलेट की अगर हम बात करें, ऑनलाइन अगर हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वहां पे क्या रेलेवेंस है? एक तो समय निर्धारित नहीं है कि 10 बजे से 7 बजे तक खुला रहेगा. कभी भी 24 घंटे, कभी भी आप किसी भी टाइम पे प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो और रेंज ऑफ प्रोडक्ट में से उनका चॉइस कर सकते हो. इस वजह से बिजनेस को वास्ट कहा गया है. समझ में आया? पहला पॉइंट लिखिएगा, डोमेन ऑफ BCK में इट इज वास्ट. इट इज वास्ट. बिजनेस इज टर्म्ड एज, लिखिएगा, business is termed as vast because of its activities which are
considered to be bifurcated into numerous of further sub-activities. We can analyze the intensity of the same. We can analyze the intensity of the same from the perspective of a general store, comma, shopping from malls, comma, other online sites available offering numerous of services to customer. ध्यान देने की बात केवल ये है कि बिजनेस को वास्ट या बड़ा क्यों कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी एक्टिविटीज हर स्तर पे, हर लेवल पे अलग अलग रूप में फैली हुई है। चाहे आप जनरल स्टोर का एग्जांपल ले लो, चाहे आप शॉपिंग मॉल का एग्जांपल ले लो, चाहे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ले लो। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, इट इज इक्लेटिक, मल्टीडिसिप्लिनरी, it is eclectic, multidisciplinary. ये शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है, मल्टीडिसिप्लिनरी क्यों कहा गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। केवल बिजनेस मतलब सामान खरीदा बेची ही तक लिमिटेड नहीं है, इसमें कई फैक्टर्स एसोसिएटेड है। मार्केटिंग चैनल ले लो, सेल्स ले लो, डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, ये सारों का एक अहम रोल होता है। तो इसीलिए इसे मल्टीडिसिप्लिनरी कहा गया है। मल्टीडिसिप्लिनरी इसलिए कहा गया है कि कई रोल्स ये प्ले करता है। पहला लिखाएंगे हम, स्ट्रैटेजी या मिलिट्री में जो रोल होता है, मिलिट्रिकल रोल। देखो मिलिट्रिकल रोल क्यों कहा गया है, मिलिट्री में एक नियम, कायदा, कानून होता है, उसके तहत कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आपको काम करना है। सिमिलरली अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस में आप स्ट्रैटेजी बनाते हो। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, तकनीक, रणनीति, प्लानिंग। किसके लिए बनाते हो, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहो। आफ्टर ऑल कॉम्पिटिटर ही है जो आपके साथ मार्केट को भी भाग रहा है, शेयर कर रहा है, साथ ही साथ आपके प्रॉफिट को भी शेयर कर रहा है। तो इसीलिए पहला फैक्टर मिलिट्रिकल फैक्टर या स्ट्रैटेजिकल फैक्टर। दूसरा लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स का मतलब देखो, तुम ऑर्डर कर रहे हो, क्वांटिटी सामान मंगवा रहे हो, सप्लायर से रॉ मटेरियल मंगवाया, किस लिए मंगवाया, उसको फिनिश्ड गुड में बना करके तैयार करके बेचने के लिए। तुम्हें इंश्योर करना है कि तुम्हारे पास सामान राइट क्वांटिटी राइट टाइम पे उपलब्ध हो, अवेलेबल हो। उसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से ट्रांसपोर्टर जो आपका है, जो आपको सामान ला करके दे रहा है, मटेरियल ला करके दे रहा है, उसके साथ आपका कैसा कांटेक्ट है ताकि समय पे आपको सामान मिले, वो बहुत एसेंशियल है। दैट इज लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट। तीसरा फैक्टर बुल्स। ये शब्द सुना है बुल्स एंड बियर्स के बारे में, मतलब जानवर के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट। किसी, हाँ बताइएगा बुल के बारे में। अच्छा, यू आर assuming that prices would rise of a share, that is you are optimistic or pessimistic. And bears, जब आपको लगता है रेट जो है उसका घटने वाला है, तो इसलिए ये कहा गया है, एक अनुमान लगाने की स्थिति भी होती है बिजनेस में कि यू आर एक्सपेक्टिंग सर्टेन चेंजेस वुड बी इन फेवर ऑफ यू,
दैट इज अपॉर्चुनिस्टिक एनवायरनमेंट. ऑन द अदर हैंड जब आपको लगता है सिचुएशन आपके बियॉन्ड होगी, कंट्रोल के बाहर होंगी, दैट इज अ थ्रेट टू यू. इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे. फिलहाल दूसरा फैक्टर डोमेन का है, इट इज इक्लेटिक और मल्टीडिसिप्लिनरी. क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें स्ट्रैटेजिकल फैक्टर इन्वॉल्व है, लॉजिस्टिक फैक्टर इन्वॉल्व है, बुल्स एंड बियर्स. मैम अब क्वेश्चन कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काम की बात ये बताइए, ज्ञान मत दीजिए. फिलहाल के लिए यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन जैसे कि बुल्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, इट रेफर्स टू अ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्टेशन, ट्रू और फॉल्स, या बोला जाएगा कि बुल्स क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल या नन ऑफ द अबव. इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन इमर्ज होकर के आ रहा है, लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी या लॉजिस्टिक डिसिप्लिनरी मीन्स कॉन्टैक्ट विथ द ट्रांसपोर्टर, करेक्ट और इनकरेक्ट. बिल्कुल, ताकि राइट क्वांटिटी राइट टाइम पे अवेलेबल हो. स्ट्रैटेजी मीन्स डीलिंग विद द कॉम्पिटिटर टू गेन एन एज ओवर द कॉम्पिटिटर, करेक्ट और इनकरेक्ट. समझ रहे हो जो हम बोलना चाह रहे हैं? क्वेश्चन इसी के ऊपर आएंगे, अलग से नहीं आएंगे, तो उसका मतलब समझना बहुत एसेंशियल है. पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, इट इज इक्लेटिक मल्टीडिसिप्लिनरी में वेरियस फैक्टर्स and disciplines have an influential role over the business which can be classified as below. Roman 1 strategy, planning process to gain an edge over the competitor. Point number 2, logistics. Coordination and constant contact with the transporter to ensure right quantity at right time. Roman 3 bulls, positive expectation that business would do well. Point number 4, bears. A pessimistic expectation that there would be a downfall in business, बहुत ध्यान से चीजों को लिखिएगा और समझिएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द सेशन मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी आपको, दिमाग में रखना पड़ेगा हम क्या बातें कर रहे हैं. हमने अभी फिलहाल बातें की डोमेन्स ऑफ बिजनेस के बारे में. हमने 2 एस्पेक्ट अभी तक देखा है, इट इज वास्ट, इट इज इक्लेटिक और मल्टीडिसिप्लिनरी. तीसरा एलिमेंट वुड बी इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग. समझने की कोशिश करते हैं. बिजनेस इवॉल्व हो रहा है, बढ़ रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है या
कम नहीं हो रहा है, और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। चाहे आप 24/7 बिजनेस ले लो, चाहे आप बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेसमैन के साथ कैसे कॉन्टैक्ट कर रहा है, कैसे बाकी का तालमेल बैठा है, या तो बिजनेस कंज्यूमर तक कैसे अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा रहा है, B2C, B2B, तो वो एक्सपैंड होते जा रहा है समय दर समय पे और बढ़ता चला जा रहा है। हमारे मतलब के लिए, हमारे एग्जाम व्यू पॉइंट के लिए हमें दिमाग में रखना है क्या स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक बुल्स और बियर्स क्या बोलता है। हमें क्या याद रखना है, वास्ट, इक्लेटिक, इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग। You can expect a question, domains of BCK involve vast, eclectic, evolving and expanding, या none of the above या all of the above, तो all of the above होगा। समझ में आ रहा है? चीजों को, टर्म्स को पढ़ने की कोशिश करो। तो दीज आर द हाइलाइट्स कि ये हमको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, ऐसे ही ना फॉर्म्स हो सकता है कि ये सारे डोमेन्स ऑफ बिजनेस हैं। समझ आ रहा है? नेक्स्टली हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ BCK फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप लोग फ्यूचर में, आने वाले कल में CA बनोगे। आई एक्सपेक्ट यू विल बिकम अ CA। ठीक है, तो CA का रोल क्या होता है बिजनेस व्यू पॉइंट से? मैसेज बाद में कर लेना। हाँ, BCK के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। हम बात कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के रोल के बारे में। क्या रोल होता है, वो बिजनेस के ऊपर अपना क्या इफेक्ट या क्या अनुमान देता है? सर्टिफाई करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, करता है कि नहीं करता है? उसका सिग्नेचर बहुत एसेंशियल होता है। तो भाई उसको जानकारी भी तो होनी चाहिए बिजनेस की, कि आंख बंद करके बस साइन कर देगा कि हाँ जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही सही है। तो इसीलिए कहा गया है अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज टू गेन अ थरो नॉलेज ऑफ द बिजनेस। क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, किन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, तब जाके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ओपिनियन व्यक्त करेगा कि मेरे हिसाब से सब सही है, और जो जो कागज पत्तर हमको मिला उसके ऊपर हम, या उसके बेसिस पे हम अपना अनुमान या रिपोर्ट तैयार करके दे रहे हैं। समझ आ रहा है जो हम बोलना चाह रहे हैं? नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें कुछ टर्म्स की, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यहां से भी यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मेरे को बताओ, फर्क है या किसी को पता है मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? बताते हैं। पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वो सारा काम जिसके तहत आप अपना गुजारा कर रहे हैं, अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जिसके बदले में रिटर्न में आपको कुछ मिल रहा है, कुछ बदले में, मतलब मेरा उसमें फायदा जुड़ा हुआ है, मेरा उसमें मॉनेटरी एलिमेंट या मॉनेटरी बेनिफिट जुड़ा हुआ है। ऑन द अदर हैंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक इसका उल्टा, हम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इंटरेस्ट के काम कर रहे हैं। सेवा, इमोशन, अफेक्शन, किसी की मदद, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेरा उसमें कोई फायदा नहीं जुड़ा है। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई अगर खाना बनाता है घर के लिए, अपने फैमिली के लिए, तो वो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर होगा या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर होगा? बोलना मेरे को, मतलब आप तो यही बोलना चाह रही हैं कि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ क्योंकि कोई सेल्फ इंटरेस्ट उसमें जुड़ा हुआ नहीं है, कोई इकोनॉमिक मॉनेटरी बेनिफिट नहीं जुड़ा है। वही खाना अगर हम ले जा करके डोर टू डोर बेच रहे हैं, टिफिन सर्विस ऑफर कर रहे हैं, वो क्या एक्टिविटी हो जाएगा? समझ आ रहा है जो हम बोलना चाह रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वो सारा काम, वो सारा वर्क जिसके बदले में हमको कुछ मिल रहा है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मेरा कोई इंटरेस्ट, कोई मोटिव नहीं जुड़ा हुआ है। मैम क्वेश्चन कैसा आएगा, कराएंगे क्लास के एंड में। फिलहाल के लिए एक लिस्ट दे देगा तुमको, टिफिन सर्विस वाला एग्जांपल जैसे मैंने दिया। सिमिलरली एक इंडस्ट्री है जो प्रोडक्ट सेल कर रही है,
तीसरी बात, आप किसी की सेवा कर रहे हो तो वो इकोनॉमिक हुआ कि नॉन इकोनॉमिक हुआ। इस तरह का क्वेश्चंस या इस तरह के कुछ एग्जांपल्स दे देंगे। तुमको समझ में आया कि कैसे क्लासिफाई करोगे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा है, कुछ बदले में मिल रहा है, मेरा फायदा जुड़ा हुआ है। नॉन इकोनॉमिक कोई इंटरेस्ट नहीं जुड़ा है, कोई मेरा बेनिफिट नहीं जुड़ा है, हम आउट ऑफ नेचुरल लव अफेक्शन किसी की मदद भलाई कर रहे हैं, निस्वार्थ होकर के काम कर रहे हैं। समझ में आया? लिखिएगा इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी टर्म्ड एज, economic activity can be termed as intention or motive with a view to earn a living, underline करना, earn a living को, कॉमा सेल्फ इंटरेस्ट, अंडरलाइन करना सेल्फ इंटरेस्ट को, इज ऑलवेज एसोसिएटेड, सेल्फ इंटरेस्ट इज ऑलवेज एसोसिएटेड, ऑन द अदर हैंड, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, on the other hand, non-economic activity comprises of no monetary gain in return, and are driven by factors such as affection, love for family, emotion and sentiment. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सुनना और समझना केवल। पहला, इनकम जनरेटिंग, लिख करके सुनिएगा। इनकम जनरेटिंग समझना बहुत एसेंशियल है। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हम समझ गए, वो काम जिसके तहत हमको बदले में कुछ मिल रहा हो, कुछ फायदा मेरा जुड़ा हुआ है, कुछ इंटरेस्ट मेरा जुड़ा हुआ है। अब इनकम जनरेटिंग, जरूरी नहीं है मेरे को बदले में या हम जिससे काम करवा रहे हैं उसको बदले में केवल रुपया या मनी ही दे। मतलब मैम इन काइंड भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। मेरा खेत है, हम उसमें खेती बाड़ी करने के लिए किसी को इनरोल किए हैं कि चलो अनाज उगाओ तुम, तो वो मेरे बदले काम कर रहा है, मेरे खेत पे काम कर रहा है, हम उसकी अपॉर्चुनिटी दिए हैं। काम हो जाने के बाद हम उसको पैसा ना दे करके वही अनाज कुछ दे रहे हैं कि पैसा नहीं, चल जो अनाज हुआ है वही तुम ले ले। तो इन काइंड भी एक्सेप्टेबल है, दैट इज इनकम जनरेटिंग। अब वो खुद खाए, फैमिली को कंज्यूम करे, वो जा करके मार्केट में बेच दे, दैट इज अप टू हिम, इट इज इनकम जनरेटिंग। समझ आ रहा है? पॉइंट नंबर 2, आर प्रोडक्टिव, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। देखो, ह्यूमन बीइंग चीजों को या मैटर नहीं बना सकता है, अपना समझ, अपनी स्किल, अपनी टैलेंट लगा करके सामान बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा और वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। तो क्या क्रिएट कर रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी? सप्लाई क्रिएट कर रहा है कि कैसे वो प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचे और लोग उसके लिए डिमांड करें।
प्रोडक्ट बन के तैयार होगा तभी ना उसका एक डिमांड होगा मार्केट में। अकेले ह्यूमन बीइंग या मैन के लिए वो पॉसिबल नहीं है, तो वो अपने स्किल्स, अपने टैलेंट, अपने बेसिकली जितने सारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको लगा करके प्रोडक्ट बना रहा है और उसके लिए एक सप्लाई क्रिएट करा रहा है। अगर सप्लाई क्रिएट हो रही है तो बट ऑब्वियस सी बात है डिमांड भी होगी। डिमांड कहां होगी? मार्केट में होगी। कस्टमर वुड बी रेडी एंड विलिंग टू बाई द प्रोडक्ट। अब मेरे को बताना, प्रोडक्ट है, सप्लाई भी है उसकी, मतलब मार्केट में भरपूर वो सामान भरा हुआ है, लोग उसको चाह भी रहे हैं, खरीदना भी चाह रहे हैं। केवल चाहने से तो नहीं होगा, यू नीड मॉनेटरी बेनिफिट या मॉनेटरी एलिमेंट फॉर द सेम। मतलब वो पैसा कहां से आएगा? आपके सेविंग से, आपके इन्वेस्टमेंट से। सेविंग क्या होती है? वो पैसा जो आप खर्च नहीं करते हैं, दैट इज सेविंग। इन्वेस्टमेंट कई रूप से, कई तरह से करते हैं आप। बैंक्स में करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, रियल एस्टेट में आपने पैसा लगाया, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, किसी भी रूप में आपने सेविंग की, बैंक में इन्वेस्टमेंट किया, कई फील्ड में एक पोर्टफोलियो के रूप में आपने पैसा लगाया हुआ है। और वो पैसा जब आपको मिल रहा है या उसमें से आप पैसा निकाल करके खर्च कर रहे हो। शॉर्टली समिंग अप द सेम, इकोनॉमिक एक्टिविटी मार्केट तैयार करती है जिसके लिए एक सप्लाई होती है प्रोडक्ट का, कस्टमर डिमांड्स द प्रोडक्ट एंड फाइनली द डिमांड इज satisfied through the level of saving which he has made in terms of either in the bank accounts, either through various forms of investment or any other form. समझ आ रहा है? एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम व्यू पॉइंट से मैंने आपको बताया एक्टिविटीज को क्लासिफाई करने के लिए आपके ऊपर आएगा क्वेश्चन कि वेदर इट इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ अब हम बात करेंगे कई तरह के ऑक्यूपेशंस के बारे में। We'll be talking about various kinds of occupations. Firstly, employment. Employment. Employment का मतलब समझते हो क्या होता है? Employment मतलब किसी के लिए काम कर रहे हो, एक एम्प्लॉयर है, आपका मालिक, आपका बॉस, और आप एम्प्लॉय हो, उसके लिए काम कर रहे हो। ठीक। एम्प्लॉयमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है कि इतने समय तक आप काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल भी एंटर किया जाता है जब अगर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है कि आप इतने समय तक हमारे यहाँ काम के लिए एलिजिबल हो। बाकी क्राइटेरियाज में जनरली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर करवाया जाता है, बस केवल मंथली बेसिस पे आपको सैलरी मिलती है और आप अपना काम करते हो। नाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में क्या होता है? जनरली आपको एक देखा जाता है क्वालिफिकेशन की वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट फॉर द जॉब। अगर आप एलिजिबल होते हो, आपका रिक्रूटमेंट होता है, फिर आपको फर्दर ट्रेनिंग दी जाती है और आप काम पे लग जाते हो। मेरा कहने का ये तात्पर्य है, एम्प्लॉयमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने एम्प्लॉयर से? वेजेस या सैलरी एक्सपेक्ट करते हो या और कुछ एक्सपेक्ट करते हो? ऑब्वियसली वेजेस एंड सैलरी तो एक्सपेक्ट करते ही हो, साथ ही साथ अदर परक्यूजिट्स और बेनिफिट जो वो आपको देता है वो भी आप एक्सपेक्ट और उम्मीद लगा के रखते हो। दूसरी अगर हम क्वालिफिकेशन की या अदर हम बिजनेस ऑक्यूपेशन की, इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन की बात करें, प्रोफेशन। प्रोफेशन समझते हो? इट इज डिफरेंट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ? आपके पास एक ऐसी डिग्री है, सर्टिफाइड है, जिसके तहत आप अपना ओपिनियन, अपना व्यू पॉइंट प्रस्तुत करते हो और सामने वाले से क्या लेते हो बदले में? फीस लेते हो। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, इन सब का रेलिवेंस है। एम्प्लॉयमेंट से क्या मिला? प्रोफेशन से क्या मिलता है? फॉर एग्जाम्पल
सीए की अगर हम बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा आपको मेंबरशिप मिलती है, सर्टिफाई किया जाता है, यू बिकम अ सीए। अब आप उस डिग्री को, आप उस प्रोफेशन को यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, और उसके बदले में आप क्या चार्ज करती हो, चार्जिंग अ फी फॉर द सेम। तो दैट इज इन रिटर्न इकोनॉमिक इम्पैक्ट और बेनिफिट विच यू आर गेटिंग। ठीक है, नेक्स्टली रेंट पे अगर आपने जमीन दी हुई है, ये फ्लैट दिया हुआ है, तो फ्लैट पे आपको जो रेंट मिल रहा है वो क्या रेंटल इनकम कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? और अगर आप पैसा दे रहे हो ब्याज पे, तो वो जो ब्याज पे पैसा मिलता है, आपको रिटर्न मिलता है, उसको क्या नाम दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इन टर्न ये सारे ही इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिविटीज हैं जिनकी हम बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कई तरह के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा। फिलहाल हम बातचीत करेंगे। बिजनेस को कहा गया है ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स। बिजनेस ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स। क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि जनरली जितने भी लोग एसोसिएटेड रहते हैं इसमें, उनका अधिकार, उनका हक रहता है काम करने का, प्रॉफिट शेयर करने का, और जरूरी नहीं है सारे लोग ही काम करें, कई बार ऑन बिहाफ ऑफ अदर भी काम किया जाता है और बेनिफिट सब में डिवाइड या बाइफरकेट किया जाता है। अब बिजनेस या तो आप सिंगली चला सकते हो अकेले, या तो जॉइंटली चला सकते हो, जिसके बारे में अभी हम बातचीत करेंगे। ठीक है, पहला होगा हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरे को बताना किसने ये टर्म सुना है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप का? एनीवन? केवल सिंगल ओनर होता है, और कुछ? वन मैन शो। अरे बाप रे, सही बात है। चीजों को अब आप +2 लेवल से आगे आ गए हो। किताबी रटी रटाई बातें, रटी रटाई चीजों से थोड़ा ऊपर होकर के आओ, बिकॉज सीए इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड गेनिंग फ्रॉम द सेम। ठीक है, चीजों को जितना समझोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। सिंपल सी बात है, हम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे हम एक दुकान खोल के बैठे हैं, चाहे हम एक कुछ भी ओपन करके शॉप बना करके कर रहे हैं, या मेरे पीछे गार्डन में जगह है वहीं पे मैंने कुछ ओपन करके रखा हुआ है, हम अपने रूप से अपने दम पे काम कर रहे हैं, कोई मेरे को बोलने वाला नहीं है। पैसा हम लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट हम लगाएंगे, मुनाफा होगा मेरा होगा, नुकसान होगा मेरा होगा। फायदा क्या है? अपना पूरा स्किल टैलेंट लगा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, बिना कोई पाबंदी के। लिमिटेशन क्या है? पैसे की, जितना है उतना ही लगाएंगे। बैंक भी तो है, देगा, लिमिट होती है। ऐसे थोड़ी बैंक से पैसा लेते जाएंगे चुकाएंगे नहीं, लिमिट होती है। हाँ, अरे लिमिट में भी कुछ मॉर्टगेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक फैक्टर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का। इतना सीरियस तुम लोग ना तो जाओ, अभी से सीए में घबरा जाओगे तो ऐसे थोड़ी चलेगा, रिलैक्स। ठीक है, डोंट वरी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें, इट इज अ सिंगल वन मैन शो, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सिंगल पर्सन, रिस्क टेकन बाय सिंगल पर्सन, ड्रॉबैक इज द रेस्ट्रिक्शन और द लिमिटेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। समझ में आ रहा है जो हम बोलना चाह रहे हैं? कहानी नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन आएगा, दिमाग में बैठा के रखो, लिखिएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में पॉइंट नंबर 1, easiest and earliest form of business. Easiest and earliest form of business. Roman 2, investment is
Roman 2, investment is made by the person and at the same time he would be responsible for the risk although point number 3, although there does exist limitation of fund however using the creativity and innovative skills growth can be made. दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, HUF है, पार्टनरशिप बताएंगे। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, मेरे को बताना, मेरे से बातचीत करना, HUF का मतलब क्या होता है, कोई जानकारी, कोई आइडिया? सबसे पहली बात, ये एक एंटिटी होती है, इट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। लिखना नहीं, अभी पहले सुनना है केवल। पुश्तैनी काम, फैमिली बिजनेस जिसके आप हकदार या आप उसके पार्टनर कह सकते हो या कह सकते हो को पार्टनर कैसे बनते हो? बाय द मोमेंट यू टेक बर्थ इन द फैमिली, ये एक एंटिटी होती है, आपका हक इसमें कब से होता है? मोमेंट यू टेक बर्थ इन द फैमिली, आपका इसमें हक होगा, आप इसके को पार्टनर कहलाओगे। हेड कौन कहलाता है? कर्ता कहलाता है, डिसीजन वो लेता है, सारे कामकाज वो करता है, और अगर किसी कारणवश कर्ता अवेलेबल नहीं है तो बाकी के लोग डिसीजन आपसी सहमति से ले सकते हैं। साथ ही साथ इनकम टैक्स व्यू पॉइंट से अगर हम बात करें, HUF को एक सेपरेट एंटिटी, अलग स्टेटस दिया गया है। मतलब अगर आपको इनकम आ रही है प्रोफेशन द्वारा, रेंटल इनकम, अदर सोर्सेज, वो आप दिखा सकते हो इसमें, ठीक है। पर HUF cannot earn income from salary, फैमिली बिजनेस है, cannot earn income from salary। HUF में कौन कौन लोग कंप्राइज करेंगे? हिंदू तो बट ऑब्वियस है, बुद्धिस्ट, जैनी, पारसी, सिख, किसकी हम बात नहीं किए? मुस्लिम, ध्यान रखना। तो मैम अगर मुस्लिम चाहे तो वो क्या अपने फैमिली बिजनेस में एसोसिएटेड नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, बिजनेस में एसोसिएट हो सकते हैं, उन्हें एक कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टनरशिप अग्रीमेंट फॉर्म करना पड़ेगा। समझ आ रहा है जो हम बोलना चाह रहे हैं? HUF का स्टेटस किसको मिलेगा? बाय द मोमेंट यू टेक बर्थ इन द फैमिली। साथ ही साथ ना केवल हिंदू, बुद्धिस्ट, जैनी, पारसी, सिख, उनको भी ये प्रिविलेज बेनिफिट दिया गया है। सब लिखाएंगे सब। आई एम नॉट रनिंग अवे एनीवेयर, यही है हम, अभी कहीं नहीं जाएंगे जब तक डाउट नहीं क्लियर होगा। सुनो, पहले सुनने की कोशिश करो। साथ ही साथ HUF को एक अलग स्टेटस दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट के तहत। जितना इनकम है आपका प्रोफेशन द्वारा, अदर सोर्सेज, रेंटल इनकम दिखा सकते हो। HUF कैनॉट अर्न इनकम अंडर सैलरी, ठीक है, लिखो। HUF is an entity, अंडरलाइन करना। HUF is an entity formed automatically by the members of the family, including wives and daughters,
HUF cannot be formed. HUF cannot be formed by a group of people. कुछ लोग मिलकर इकट्ठा होकर चल HUF बनाते हैं. Can't make. Cannot be formed by a group of people who do not constitute a family. Who do not constitute a family. It enjoys a separate status. It enjoys a separate entity status under Income Tax Act. It enjoys a separate entity status under Income Tax Act. Income from profession, income from business or profession, comma, income from house property, comma, capital gain, comma, other sources, HUF cannot earn income from salary. HUF cannot earn income from salary. It is formed by birth in Hindu, Buddhist, Jain, Parsi, Sikh family. Full stop. Family members are the co-owners. Family members are the co-owners. That is co-parceners. Co-parceners. PARCENERS. Co-parceners. However, head of the family is known as Karta. However, head of the family is known as Karta. Teesra, third would be partnership. Third would be partnership. पार्टनरशिप का मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल कोओनरशिप, जब दो या दो से अधिक लोग सहमत होते हैं बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए. जरूरी नहीं है, बोलना नहीं है कि लॉस, बट ऑब्वियस सी बात है शेयर होगा ही होगा. दे अग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. कोई काम कर रहा है इस उद्देश्य से नहीं कि मेरे को नुकसान ही होगा, घाटा होगा. तो 2 or more person agree to share profit of the business through a contractual obligation would be termed as partnership. Minimum criteria 2 or 3. Maximum banking के केस में कितना है? 20 है अदर्स के केस में, however 10 in case of banking firm. अच्छा है, गलती यहां करो ताकि एग्जाम में ना हो पाए. ठीक है. साथ ही साथ पार्टनरशिप के भी कुछ बेनिफिट्स, कुछ डिसएडवांटेजेस रहते हैं जिनके बारे में हम बातचीत करेंगे. फिलहाल लिखिएगा, पार्टनरशिप मींस कॉन्ट्रैक्चुअल को-ओनरशिप between two or more person who agree to share profit of the business. There is a limitation on the maximum number of person. There is a limitation on the maximum number of person. That is
that is 10 in case of banking firm, that is 10 in case of banking firm, and 20 for other firm, and 20 for other firm. फायदा, एडवांटेज और लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस क्या है? हर पार्टनर अग्री करता है, काम करता है बाकी के पार्टनर के बिहाफ में काम करने के लिए, बट एक पार्टनर ने अगर कुछ गलती की है, उसकी गलती का खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? बाकी के पार्टनर को भुगतना पड़ेगा। भले बाकियों ने ऐसा काम नहीं किया है, बट बाहर आउटसाइड मार्केट में 3 पार्टनर हैं, तो माना जाता है तीसरा पार्टनर अगर कुछ कर रहा है बाकी 2 की सहमति से कर रहा है, भले उन्होंने सहमति ना दी हो, अगर कुछ गलत भी करेगा माना जाएगा कि वो 2 भी उस गलत में इन्वॉल्व हैं। तो ये एक ड्रॉबैक भी होता है। हालांकि रिस्क बढ़ जाएगा, बाकी की चीजों का बेनिफिट तो जरूर रहता है, बट कुछ एक डिसएडवांटेज भी रहता है। लिखिएगा, द डीड्स ऑफ a single partner which are negative would have an impact upon the firm, would have an impact upon the firm. चौथा, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नाम से ही पता चल रहा है पार्टनर की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी है। इससे फायदा क्या होता है? भले सिंगल पर्सन काम कर रहा है, इसमें आपको बेनिफिट या एडवांटेज कॉर्पोरेट का भी मिलेगा, साथ ही साथ सोल प्रोप्राइटर का भी मिलेगा। मतलब दोनों का एडवांटेज आप ले सकते हो अगर आप इनकॉर्पोरेटेड हो। लायबिलिटी तो आपकी लिमिटेड है ही है, साथ ही साथ सिंगल सोल प्रोप्राइटर का जो एडवांटेजेस होता है वो आप ले रहे हो, और कॉर्पोरेट का भी एडवांटेज आप ले रहे हो इफ यू आर इनकॉर्पोरेटेड। ऑन द अदर हैंड, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्या मैंडेटरी होता है या नहीं? इट इज नॉट मैंडेटरी। LLP का इनकॉर्पोरेशन इज मैंडेटरी। लिखिएगा, LLP मीन्स लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड। लायबिलिटी लिमिटेड मतलब समझते हो? मतलब कल को नुकसान होगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो जितना हमने स्टेट किया है। लिमिटेशन भी कई तरह से स्टेटेड होता है। कैसे होता है मैम? लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे आगे के चैप्टर्स में। लिमिटेड बाय गारंटी मतलब वो गारंटी दिया है पार्टनर कि कुछ भी हो जाए, लाख रुपए से ऊपर के लिए हम जिम्मेवार नहीं रहेंगे। तो कल को अगर दिवाला निकलता है तो उस पार्टनर से कितना पैसा वसूल करोगे? भले 5 लाख का नुकसान हो, लाख ही रुपया देगा वो, 5 लाख नहीं देगा वो। लिमिटेड बाय शेयर्स, शेयर खरीदा, जितना अनपेड पोर्शन है, पैसा जितना शेयर का वो नहीं दिया है, 5 रुपया है, इसमें से 2 रुपया दिया है, 3 रुपया बाकी है, तो 3 रुपया इंटू नंबर ऑफ शेयर जितना होल्ड कर रहा है उतना पैसा उससे वसूल करेंगे। लिमिटेड बाय शेयर मतलब समझ में आ रहा है तुमको कि मतलब उस हद तक वो जिम्मेवार रहेगा, उस हद तक वो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। इज लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड, LLP has to be mandatorily incorporated or registered under the Limited Liability Partnership Act, under the Limited Liability Partnership Act 2009. It contains the features of both. It contains the features of both corporate as well as
corporate as well as proprietorship form of business organization, नेक्स्टली हम बात करेंगे कंपनी की. नेक्स्टली विल बी टॉकिंग अबाउट कंपनी पब्लिक या प्राइवेट. मेरे को बताना पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 6, 7. अच्छा. मैक्सिमम? अच्छा. प्राइवेट के केस में मैक्सिमम 200. कौन बोला 50? चेंज हो गया. तो 200 में भी हाथ उठा, 50 में भी हाथ उठा. 50 कौन बोला? आप पूछ रहे हैं. 200. तुम भी 50? 200. ठीक है. पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस है. नॉर्मल ये तो मिनिमम और मैक्सिमम और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की जानकारी आपको है. इसके अलावा मैम कई सारे कंप्लायंसेस करना पड़ता है. कंप्लायंसेस मतलब रिपोर्ट्स और भी कई फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है. अपार्ट फ्रॉम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह, आप जो पैसा जनरल पब्लिक से उठाते हो, प्रोस्पेक्टस में लिखते हो कि थ्रू द इशूइंग ऑफ प्रोस्पेक्टस वी आर ऑफ द ओपिनियन कि इतना पैसा हम जनरल पब्लिक से उठाएंगे. कल को वो पैसा नहीं उठाते हो, नहीं उसमें सामर्थ होते हो, वो पैसा आपको रिटर्न करना पड़ता है कि द अमाउंट एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन. सुना होगा कभी. इफ नॉट रिसीव्ड तो वो पूरा का पूरा पैसा, एक टाइम लिमिट है कि आपको वापस जनता को लौटाना पड़ेगा. तो ये कई सारे कागजी कार्रवाई, कागजी फॉर्मेलिटी किसको पूरा करना पड़ता है? पब्लिक कंपनी को पूरा करना पड़ता है. तो मैम प्राइवेट कंपनी को प्रिविलेज थोड़ी छूट दी गई है. ध्यान रखना, किसको छूट दी गई है? प्राइवेट को छूट दी गई है. और पब्लिक के केस में कई तरह की फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है. ठीक है, लिखिएगा. कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग एन एग्जिस्टेंस independent of having an existence independent of all of its members. It can be classified as public as well as private. It can be classified as public as well as private. Public company has minimum number of members. Public company has a minimum number of members, that is 7. However, no limit on maximum number of members. However, no limit on maximum number of members. However, minimum number of director, minimum number of director in case of public company is minimum number of director in case of public company is 3. Comma, various formalities and documentations are to be fulfilled by public company. याद है हम लोगों ने +2 लेवल में पढ़ा होगा या तुम लोगों ने जाना होगा कि पब्लिक कंपनी को किस सर्टिफिकेट का इंतजार करना पड़ता है बिजनेस शुरू करने से पहले? कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का. प्राइवेट कंपनी कौन सा सर्टिफिकेट मिलने के बाद काम कर सकती है? इनकॉर्पोरेशन का. याद है? नहीं याद है? अभी पढ़ के हाला नए तुम लोग पास आउट हुए होगे. लिखो, पब्लिक कंपनी में इट हैज टू वेट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन certificate of commencement to start the business,
to start the business. On the other hand, private company has a minimum number of members. कितने हैं? Private company has a minimum number of members, that is 2. And maximum number of members, that is 200. Minimum number of directors is 2. Comma, private companies are exempted from forming various committees and enjoys various privileges. It can start its business upon incorporation. इनके अलावा 2 कंपनियां और, स्मॉल कंपनी, नाम सुना होगा, बेसिकली स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए उनको फॉर्म करने के लिए वो कैसे फॉर्म होंगी, स्मॉल कंपनी के नाम से वो फॉर्म होती हैं। साथ ही साथ डोरमेंट कंपनी क्या होती है? डोरमेंट कंपनी अभी कोई काम नहीं कर रही है, कोई ऑपरेशन नहीं कर रही है, फ्यूचर में आने वाले कल में कोई प्रोजेक्ट है दिमाग में, हम उसके लिए एसेट होल्ड करके रखे हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं, दैट इज अ डोरमेंट कंपनी। समझ में आ रहा है? जिसका अभी फिलहाल कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर से हम सम अप करते हैं, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ध्यान से सुनना जो भी बातें हम कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले बातचीत की इनकम जो कि आप अर्न करोगे, साथ ही साथ उसे स्पेंड करोगे। फिर हमने बात की डोमेन ऑफ BCK के बारे में, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के डोमेन में हम लोगों ने किन एलिमेंट्स के बारे में बात की। बिजनेस इज वास्ट, बिजनेस इज इक्लेटिक और मल्टीडिसिप्लिनरी, बिजनेस इज एक्सपैंडिंग एंड इवॉल्विंग, लॉजिस्टिक पार्ट है मल्टीडिसिप्लिनरी का। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? प्लानिंग, जिसके तहत आप किससे आगे बढ़ते हो? कॉम्पिटिटर से। लॉजिस्टिक में किससे तालमेल बैठाते हो? ट्रांसपोर्टर से। साथ में बोलो तभी याद होगा। किस लिए? ताकि सही क्वांटिटी सही समय पे अवेलेबल हो। हमने बात की बुल्स और बियर के बारे में। बुल्स मतलब पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, बियर्स मतलब पेसिमिस्टिक या नेगेटिव एक्सपेक्टेशन। उसके बाद हम लोगों ने बात की एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल होता है। वो अपना वर्डिक्ट, अपना ओपिनियन रिप्रेजेंट करता है रिपोर्ट के फॉर्म में, तो उसको जानकारी होनी चाहिए बिजनेस की, और पूरी डिटेल नॉलेज होने के बाद ही जितने उसके पास डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है उसके ऊपर वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। हम लोगों ने बात की इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वो सारी एक्टिविटी जिसके तहत बदले में हमको कुछ रिटर्न में मिल रहा हो, इंटरेस्ट जुड़ा है। मेरे को एक बात बताना, क्या बदले में केवल पैसा ही मिलेगा? ठीक, काइंड में भी हो सकता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटी जिसमें मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, मेरा कोई पर्सनल मोटिव जुड़ा हुआ नहीं है। कैसी एक्टिविटी? लव, अफेक्शन, केयर, मदद, इमोशन जुड़े हैं, सेंटिमेंट जुड़े हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल हमने लिया था खाना बनाना घर के लिए, और वही डिब्बा या टिफिन सर्विस अगर दे रहे हो तो दोनों फर्क हो जाता है। ठीक, हम लोगों ने उसके बाद बात की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेटिंग होता है। दूसरा हमने बात की
सप्लाई क्रिएट करता है, डिमांड क्रिएट करता है, उसके लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए ताकि आप परचेज कर पाओ। हम लोगों ने उसके बाद बात की कई तरह के ऑपरेशन के बारे में, बिजनेस ऑपरेशन के बारे में, इकोनॉमिक ऑपरेशन, ऑक्यूपेशन के बारे में। पहला क्या था? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, जहां पे आपको काम करने के बदले में क्या मिल रहा है? वेजेस एंड सैलरी मिल रही है। प्रोफेशन की बात की, प्रोफेशन मतलब आपको सर्टिफाइड अथॉरिटी इंस्टीट्यूट द्वारा एक रिकॉग्निशन दिया गया है जिसका इस्तेमाल करके आप फीस ले रहे हो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। देन वी हैड अ डिस्कशन अबाउट कई तरह के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, पार्टनरशिप, कंपनी के बारे में और LLP के बारे में हम लोगों ने देखा। सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल इंडिविजुअल काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, रिस्क ले रहा है, ये सारा काम है, इसे कह सकते हैं इजीएस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। हमने उसके बाद बातचीत की किसके बारे में? HUF के बारे में। मेरे को बताना HUF के लिए बर्थ किस फैमिली में होना चाहिए? केवल हिंदू, ठीक है। बुद्धू, हिंदू, बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, मुस्लिम। गुड मॉर्निंग, मुस्लिम नहीं होगा, ठीक है। मुस्लिम अगर पार्टनर बनना चाहता है या अगर एसोसिएट होना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप अग्रीमेंट के तहत, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के तहत वो उससे एसोसिएट हो सकता है, ठीक है। हेड ऑफ द फैमिली कौन कहलाता है? कर्ता कहलाता है। बाकी के को मेंबर क्या कहलाते हैं? को पार्टनर कहलाते हैं। पार्टनरशिप के बारे में हमने बात की, कॉन्ट्रैक्चुअल ओनरशिप है, ठीक है। मेरे को बताना पार्टनरशिप के केस में लिमिटेशन बैंकिंग कंपनी के केस में कितनी है, बाकी के केस में कितनी है? 20। हमने बात की LLP के बारे में। क्या LLP दोनों कॉर्पोरेट और सोल प्रोप्राइटर दोनों का बेनिफिट या दोनों का प्रिविलेज उसको मिलता है? क्या LLP का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मैंडेटरी है? पार्टनरशिप का नॉट मैंडेटरी। कंपनी के केस में हम लोगों ने बात की, पब्लिक और प्राइवेट के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 50 नहीं है, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की किसके बारे में? डोरमेंट कंपनी कौन सी होती है? वो कंपनी जो कि फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए करती है। क्या उसका अभी कोई अकाउंटिंग सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है? दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।